पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट का हाल मतलब एक रोलर कोस्टर जैसा हो गया है। सुबह पोर्टफोलियो देखो तो हरा दिखता है और शाम को क्लोजिंग तक आते आते सब लाल। हाँ, बिल्कुल। आजकल यही चल रहा है। वही तो, ग्लोबल टेंशन्स बढ़ रही हैं और ऐसे माहौल में हर निवेशक के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि अपना पैसा निकाल लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी उथल-पुथल पर बात करने वाले हैं। सही कहा। ये एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है लोगों के लिए। हमारे पास आज एक बहुत ही सॉलिड सोर्स है, द एम मनी ब्लूप्रिंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग थ्रू मार्केट वॉलेटिलिटी। इस रिपोर्ट के अंशों पर हमारी पूरी चर्चा आधारित होगी। और आज का हमारा मिशन भी बहुत सिंपल है। हमारा लक्ष्य निवेशकों को ये समझाना है कि मार्केट की गिरावट के समय डरने के बजाय एक अनुशासित निवेश शैली अपनाकर बेहतर अवसर कैसे पहचाने जाएं। एकदम। इस ब्लूप्रिंट के जरिए हम मार्केट करेक्शंस के इतिहास और उस दौरान लोगों के दिमाग में चलने वाली साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट, एम मनी की शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी स्ट्रैटेजी पर भी डिटेल में जाएंगे, ताकि अगली बार जब मार्केट गिरे तो पैनिक ना हो, बल्कि लोगों के पास एक क्लियर प्लान हो। क्योंकि जब हम इन सोर्सेज को एनालाइज करते हैं तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न नजर आता है। लोग वॉलेटिलिटी को एक डेंजर सिग्नल समझते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन एम मनी का ब्लूप्रिंट इस पूरी सिचुएशन को एक अलग ही लेंस से देखता है। उनका मानना है कि वॉलेटिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो रिएक्शन है जो लोग उस वॉलेटिलिटी को देख कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये डर नेचुरल भी तो है ना। मैं सोच रही थी कि जब न्यूज़ चैनल्स पर लगातार फ्लैशिंग हेडलाइंस चल रही हों कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट गिर गया या निफ्टी क्रैश हो गया, तो आम निवेशक क्या करे? ये दुविधा बिल्कुल जेन्युइन है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स की बातें हो रही हैं। ऐसे माहौल में किसी से ये कहना कि पैनिक मत करो, थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। इस टाइम पर लोगों के दिमाग में एक बहुत जेन्युइन कंफ्यूजन होती है कि अभी इन्वेस्ट करें या मार्केट के और गिरने का वेट करें। देखिए, इसका बेस्ट सोल्यूशन हमें हिस्टोरिकल डेटा से मिलता है। अगर हम पिछले मार्केट साइकिल्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो एक क्लियर इनसाइट मिलती है। टेम्परेरी क्राइसिस आते हैं और मार्केट शार्पली गिरते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमीज हमेशा ग्रो करती हैं। यानी उनके साथ बिजनेसेस भी ग्रो करते हैं। बिल्कुल। मार्केट करेक्शंस हमेशा टेम्परेरी फेजेस होते हैं। इनफैक्ट ये करेक्शंस फ्यूचर की रैलीज के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। उनके थ्योरी के हिसाब से तो ये बात ठीक लगती है, लेकिन चलिए इसको रियल वर्ल्ड इवेंट्स से टेस्ट करते हैं जो हमारे सोर्स में डिटेल में कवर किए गए हैं। जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उस वक्त तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, 2008 एक परफेक्ट टेस्ट केस है इस चीज को समझने के लिए। उस समय बड़े बड़े बैंक्स डूब रहे थे और लोगों को लग रहा था कि अब रिकवरी शायद दशकों तक नहीं होगी। पर डेटा क्या दिखाता है? डेटा तो कुछ और ही कहानी बताता है। एकदम। जब गिरावट रुकी तो उसके बाद अगले 2 से 3 सालों में ही मार्केट्स ने एक मैसिव और बहुत ही स्ट्रांग रिकवरी दिखाई। जिन निवेशकों ने उस एक्सट्रीम पैनिक के दौरान अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे नहीं और अपना अनुशासन बनाए रखा, उन्होंने उस रिकवरी फेज में जबरदस्त वेल्थ क्रिएट की। वही तो। हिंडसाइड में देखें तो 2008 एक लाइफ टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। हाइंडसाइट में तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब कोई उस सिचुएशन के बीच में होता है तब डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे याद है 2020 का कोविड क्रैश। हाँ, वो तो सबसे फ्रेश मेमोरी है। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन्स अनाउंस हो रहे थे तब निफ्टी लगभग 7,500 के लेवल्स तक आकर गिर गया था। उस वक्त तो लोगों को अपनी जान की पड़ी थी। हिस्ट्री या लॉन्ग टर्म रिटर्न्स किसी को याद थोड़ी आते हैं ऐसे टाइम पे। एग्जैक्टली। और यही पॉइंट एम मनी अपने ब्लूप्रिंट में एम्फसाइज करता है। 2020 का डर कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन उस केओस में भी मार्केट ने अपना काम किया। निफ्टी 7,500 पर बॉटम आउट हुआ और उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही महीनों में बाउंस बैक। सिर्फ 18 से 24 महीने के अंदर मार्केट ने सिर्फ रिकवर ही नहीं किया, बल्कि न्यू हाईज बना दिए। जिस स्पीड से मार्केट गिरा था, लगभग उसी स्पीड से वी शेप रिकवरी आई। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान उनका हुआ जो पैनिक होकर बॉटम पर अपना सब कुछ बेचकर निकल गए थे। उन्होंने इस डेकेड की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन रैली को पूरी तरह मिस कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वार्निंग है निवेशकों के लिए। और अगर हम और रीसेंट टाइम में आए तो 2022 का रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी इसका एक और एग्जाम्पल है, राइट? सही पकड़ा आपने। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस की न्यूज आई और इनिशियल रिएक्शन में मार्केट्स बुरी तरह गिर गए। लेकिन वहां भी रिजल्ट वही रहा।
कुछ ही महीनों में मार्केट उस नई रियलिटी के साथ एडजस्ट हो गया, स्टेबलाइज हुआ और वापस अपने अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पर निकल गया। चाहे 2008 का फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो या 2020 का हेल्थ क्राइसिस है, पर वो इकोनॉमी का एंड नहीं होते। वो सिर्फ अगले ग्रोथ फेज का स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। ओके, तो डेटा हमारे पास है और हिस्ट्री का क्लियर पैटर्न भी हमारे सामने है कि मार्केट बाउंस बैक करता है। फिर भी लोग लगातार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मुझे लगता है यहाँ पर हमारे ब्लूप्रिंट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है, जो है इन्वेस्टर साइकोलॉजी, यानी निवेशकों का मनोविज्ञान। जब मार्केट रेड जोन में होता है तो लोगों का दिमाग कैसे रिएक्ट करता है? ये सच में पूरी चर्चा का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। निवेश उतना नंबर्स और मैथ्स का खेल नहीं है जितना ये ह्यूमन इमोशंस और साइकोलॉजी का खेल है। ए मनी की रिसर्च इस बात को हाईलाइट करती है कि करेक्शन के दौरान निवेशकों के दिमाग पर 3 मुख्य भावनाएं हावी हो जाती हैं। और वो 3 भावनाएं हैं, डर, अनिश्चितता और पछतावा। बिल्कुल, डर यानी फियर सबसे पहला ट्रिगर है। जब पोर्टफोलियो लाल दिखता है तो ह्यूमन ब्रेन का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है। लोग लॉजिक भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि बस किसी तरह और नुकसान से बचना है। और इस डर की वजह से उनका बिहेव करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। बहुत से लोग ऐसे टाइम पर दिन में 10-10 बार अपनी म्यूचुअल फंड ऐप खोलकर देखते हैं, बस ये चेक करने के लिए कि और कितना गिरा। हाँ, और इस कांस्टेंट मॉनिटरिंग का अंजाम क्या होता है? ब्लूप्रिंट क्लियर करता है कि लोग सबसे वर्स्ट पॉसिबल फाइनेंशियल डिसीजंस लेने लगते हैं। SIPs बंद कर देते हैं, म्यूचुअल फंड्स बेचकर पैसा वापस सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं, ये सोचकर कि जब माहौल ठीक होगा तब वापस आएंगे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप सेट होता है ना। सही कहा। जब लोग अपना पैसा निकालकर कैश में बैठ जाते हैं तो उनका माइंडसेट एक अजीब सा लॉजिक डेवलप करता है, जिसे हम टाइमिंग द बॉटम कहते हैं। उनके दिमाग में एक ही सेंटेंस चल रहा होता है, थोड़ा और गिरने दो तब आराम से इन्वेस्ट करेंगे। एग्जैक्टली। थोड़ा और गिरने दो। ये लाइन तो शायद हर किसी ने मार्केट क्रैश के टाइम पर सुनी होगी। हर कोई बॉटम कैच करना चाहता है, पर रियल वर्ल्ड में ये थोड़ा और गिरने दो वाली स्ट्रैटेजी कितनी सक्सेसफुल होती है? प्रैक्टिकली जीरो। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मार्केट कभी भी एक नोटिस देकर बॉटम हिट नहीं करता और ना ही वापस ऊपर आने से पहले कोई अनाउंसमेंट करता है। जब लोग और गिरने का वेट कर रहे होते हैं तो अचानक से एक दिन मार्केट शॉर्पली ऊपर चला जाता है और लोगों को लगता है कि ये तो बस एक टेम्पररी उछाल है, फिर नीचे आएगा। पर वो नहीं आता और देखते ही देखते एंट्री पॉइंट बिल्कुल हाथ से निकल जाता है। मार्केट ऑलरेडी आगे बढ़ चुका होता है। और तब एंट्री करती है तीसरी फीलिंग, जिसे हम रिग्रेट या पछतावा कहते हैं। जब मार्केट वापस ऊपर चला जाता है तो लोग पछताते हैं कि काश उस दिन इन्वेस्ट कर दिया होता जब मार्केट डाउन था। पहले डर के मारे निकल गए, फिर अनसर्टेनिटी की वजह से वापस घुसने की हिम्मत नहीं हुई और आखिर में सिर्फ रिग्रेट बचा। ये तो पूरा एक विशेष साइकिल है। इस इमोशनल रोलर कोस्टर से आखिर बचा कैसे जाए? ये एक आम निवेशक के लिए बहुत ही एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। इस विशेष साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है। आपको अपने डिसीजन से ह्यूमन बायस और डर को हटाकर एक ऑटोमेटेड प्रोसेस पर शिफ्ट होना पड़ता है। और यही पॉइंट हमें एम मनी के सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ ले जाता है, जिसका मूल मंत्र बहुत सिंपल है, पैनिक नहीं, प्लानिंग। बिल्कुल। अगर आपके पास एक सॉलिड प्लान पहले से तय है तो आपको अपनी इमोशंस पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। और इस प्लानिंग का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है उनकी शॉर्ट ब्लास्ट SIP स्ट्रैटेजी। शॉर्ट ब्लास्ट SIP नाम से ही काफी एक्शन ओरिएंटेड लग रहा है। चलिए इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या है और ये स्पेसिफिकली मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम पर ही क्यों यूज की जाती है? शॉर्ट ब्लास्ट SIP बेसिकली एक बहुत ही अनुशासित और फोकस्ड तरीका है जो खास तौर पर मार्केट करेक्शंस और हैवी वॉलेटिलिटी के समय यूज होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कैपिटल रिस्क को कम करना और मार्केट करेक्शन के पूरे फेज का बेनिफिट लेना है। ये आम SIP से थोड़ा अलग कैसे है? ये आम SIP से अलग इसलिए है क्योंकि एक छोटी डिफाइंड विंडो में चलती है। इसको समझने के लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, चलिए इसको एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ तोड़ते हैं। मान लीजिए एक निवेशक के पास इन्वेस्ट करने के लिए 5 लाख रुपए पड़े हैं। मार्केट रोज गिर रहा है और हेडलाइंस डरावनी है। ठीक है। अगर पूरा पैसा एक ही दिन में इक्विटी मार्केट में लगा दिया जाए तो ये बेसिकली एक बड़ा रिस्क है। हो सकता है कल मार्केट थोड़ा और गिर जाए। तो ए मनी का ब्लूप्रिंट इस 5 लाख को कैसे हैंडल करने को कहता है? ये बहुत ही परफेक्ट सिनेरियो है। अगर कोई अपना पूरा 5 लाख एक दिन में लगा देता है तो वो टाइमिंग रिस्क ले रहा है। इसीलिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जरूरी है। शॉर्ट ब्लास्ट SIP में स्टेप 1 ये होता है कि इस पूरे अमाउंट को डायरेक्टली इक्विटीज में ना डालकर सबसे पहले एक लो रिस्क डेट फंड या ओवरनाइट फंड में टेम्पररीली पार्क किया जाता है।
यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये डेट फंड या ओवरनाइट फंड क्या होता है? एक नए निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? बहुत वैलिड सवाल है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक निवेशक में अपना पैसा एक ऐसी तिजोरी में रख दिया है जहां वो बिल्कुल सुरक्षित है और जिसपे शेयर मार्केट के डेली उतार चढ़ाव का असर नहीं होता। डेट फंड्स बेसिकली बहुत ही लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां कैपिटल प्रोटेक्शन प्राइमरी होती है। तो पैसा अचानक से मार्केट क्रैश में इवैपोरेट नहीं होगा, वो वहां सेफ है। ये स्टेप 1 हुआ। हाँ, अब आता है स्टेप 2। उस सेफ डेट फंड से हम एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर सेट करते हैं। डेली या वीकली इंटरवल्स पर धीरे धीरे एक फिक्स छोटा अमाउंट वहां से निकालकर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफर होता रहता है। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी को ऐसे समझ सकते हैं जैसे ठंडी के दिनों में स्विमिंग पूल में उतरना। अगर पूरे 5 लाख एक साथ डाल दिए तो वो पूल में एक साथ छलांग लगाने जैसा है, झटका लग सकता है। लेकिन शॉर्ट ब्लास्ट SIP सीढ़ियों से धीरे धीरे पानी में उतरने जैसा है। बॉडी टेम्परेचर आराम से एडजस्ट हो जाता है। ये स्विमिंग पूल वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। अचानक से पूरा शिवर नहीं होगा पोर्टफोलियो को। और इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग स्टेप 3 क्या है? ये ट्रांसफर का सिलसिला कितने टाइम तक चलता है? ये प्रोसेस आमतौर पर 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए सेट किया जाता है, क्योंकि डेटा दिखाता है कि एक टिपिकल मार्केट करेक्शन को बॉटम आउट होने और स्टेबलाइज होने में अक्सर इतना ही वक्त लगता है। इस टाइम फ्रेम में पैसा धीरे धीरे ऑटोमेटिक तरीके से मार्केट में अब्सॉर्ब हो जाता है। ओके, चलिए अब इस शॉर्ट ब्लास्ट SIP के बेनिफिट्स क्या हैं उन्हें एक साथ लिस्ट डाउन करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो साफ समझ आ रहा है कि लमसम टाइमिंग का रिस्क कम हो जाता है। निवेशक को ये टेंशन नहीं लेनी कि आज मार्केट का लोएस्ट पॉइंट है या नहीं। एग्जैक्टली। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है मार्केट के डाउन ट्रेंड में एवरेज कॉस्ट का बेनिफिट मिलना। जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है। इस एवरेज कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खोलते हैं। ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है जब रोज पैसे कट रहे हों? सिंपल मैथ्स है। क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट हर हफ्ते मार्केट में जा रहा है, तो जब मार्केट ज्यादा नीचे गिरता है उस दिन उसी फिक्स्ड अमाउंट से निवेशक को म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। और जब थोड़ा ऊपर होता है तो कम मिलती हैं। इस तरह 3 से 6 महीने के दौरान ओवरऑल खरीद की कॉस्ट एवरेज आउट हो जाती है। बिल्कुल, पूरे करेक्शन फेज को कैप्चर कर लिया जाता है बिना किसी गेस वर्क के। और जब आगे चलकर मार्केट रैली करता है तो सस्ते में खरीदी गई इतनी सारी यूनिट्स डायरेक्टली रिटर्न्स को बूस्ट करती हैं। और तीसरा फायदा जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है, ऑटोमेटिकली निवेश होने की दशा में निवेशक इमोशनल डिसीजन लेने से बच जाता है। जब सेंटिमेंट नेगेटिव होता है तब किसी भी आम इंसान के लिए रोज मैन्युअली अपने बैंक से पैसे निकालकर इन्वेस्ट करना लगभग नामुमकिन है। डर जीत ही जाता है। सही पकड़ा। इंसान की साइकोलॉजी नेचुरली मार्केट में सक्सेस के अगेंस्ट वायर्ड होती है। हमें वहां पैनिक लगता है जहां अपॉर्चुनिटी होती है। शॉर्ट ब्लास्ट SIP उस नेचुरल साइकोलॉजी का एक मैकेनिकल बाईपास है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिलीफ है, एक ऐसी प्रोसेस जो डिसिप्लिन का ध्यान खुद रखती है। तो अब जब हमने पास्ट करेक्शंस का पैटर्न समझ लिया, साइकोलॉजी को ब्रेक डाउन कर लिया और गिरावट को हैंडल करने की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर ली, तो अब बात करते हैं पिक्चर के दूसरे हिस्से की, जो कि फ्यूचर ग्रोथ है। हाँ, ब्लूप्रिंट इस बात पर बहुत फोकस करता है कि इन सब स्ट्रैटेजीज के पीछे एक फंडामेंटल ट्रस्ट जरूरी है। भारत के लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स पर भरोसा। आखिर लॉन्ग टर्म में मार्केट पर क्यों भरोसा किया जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर अंडरलाइंग इकोनॉमी में दम नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। स्रोत के मुताबिक भारत के लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स की मजबूती किसी हाइप पर नहीं बल्कि सॉलिड मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर बेस्ड है। उन्होंने कुछ मुख्य कारक आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे पहला तो स्ट्रॉन्ग GDP ग्रोथ ही होगा। बिल्कुल। ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद भारत की ग्रोथ कंसिस्टेंटली पूरी दुनिया में सबसे तेज रही है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है बढ़ता हुआ मिडिल क्लास। राइजिंग मिडिल क्लास। ये लॉजिकल भी है। जब करोड़ों लोग पॉवर्टी से निकलकर मिडिल क्लास में आते हैं तो उनकी कंजम्पशन बढ़ती है। लोग घर खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं और कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, जिसका अल्टीमेट फायदा लिस्टेड कंपनीज को होता है। सही कहा। और इस कंजम्पशन स्टोरी को पावर दे रही है तीसरी फोर्स, जो है डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार। जिस स्केल पर इंडिया में डिजिटल अडॉप्शन हुआ है उसने बिजनेस स्केल करने का टाइम और कॉस्ट ड्रास्टिकली कम कर दिया है जी। उसके अलावा चौथा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ। पहले हमारा फोकस ज्यादा सर्विसेज पर था। हाँ, लेकिन अब ग्लोबल सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई हो रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग बूम पकड़ रही है। और आखिरी अहम फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग।
हाईवेज, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब इकोनॉमी की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। इन्हीं कारणों से ग्लोबल निवेशक भी भारत को लॉन्ग टर्म ग्रोथ मार्केट के रूप में देखते हैं। दुनिया भर का स्मार्ट मनी इंडिया को एक प्राइम डेस्टिनेशन के रूप में देख रहा है। और यही कॉन्फिडेंस आई एम मनी की कोर फिलॉसफी से डीपली रेजोनेट करता है। ब्लूप्रिंट हाईलाइट करता है कि आई एम मनी का मकसद सिर्फ निवेश मैनेज करना नहीं है, उनका ट्रू मिशन उससे बहुत बड़ा है। वो निवेशकों को एजुकेट करना चाहते हैं। बिल्कुल, एजुकेट करना, अनुशासन बनाना और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना। सही एडवाइस वही है जो लोगों को तब रैशनली सोचना सिखाए जब बाकी सब इरैशनल हो रहे हों। ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है कि सही एजुकेशन और डिसिप्लिन ही आपको रियल वेल्थ क्रिएशन तक ले जाते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे सेशन को सम अप करें तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये है कि मार्केट वॉलेटिलिटी एक नेचुरल साइकिल है और ये अस्थायी होती है, यानी टेम्परेरी। लेकिन अनुशासित निवेश परमानेंट वेल्थ बना सकता है। निवेशकों को अनुशासित रहना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए। सही कहा। डर का सामना करने का सबसे बेहतरीन हथियार प्लानिंग ही है। और अब इस सेशन को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना देना हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ, श्रोताओं को यह स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है कि ये प्रस्तुति सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिस्क के अधीन हैं। पुरानी परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है और कोई भी निवेश फैसला लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूरी है। बिल्कुल। और अब श्रोताओं को खुद सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अगर पुराना प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है और भारत की डिजिटल तथा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है, तो क्या ये संभव है कि आने वाले दशकों में नई टेक्नोलॉजी और रियल टाइम डेटा के कारण मार्केट करेक्शंस की पूरी प्रक्रिया और समय सीमा ही बदल जाए? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि भविष्य के निवेशकों को अपनी साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजीज को एक बिल्कुल ही नए और तेज तरीके से देखना पड़ेगा? इस विचारणीय प्रश्न पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने निवेश की जर्नी को सिक्योर और डिसिप्लिन्ड बनाए रखें। मिलते हैं अगले सेशन में।